वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। फेब्रुअरी के सेकंड वीक के करंट अफेयर्स को आज की क्लास में हम सभी लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने फेब्रुअरी के फर्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करके समझा था। ऐसे ही सेम सेकंड वीक स्टार्ट करेंगे और इस सेकंड वीक पे ये जो पूरा हमारा सीरीज है, ये पहले आपको एमसीक्यू कराया जाएगा और उसके बाद आपको करंट अफेयर होगा। तो वही प्रोसेस को फॉलो करते हुए सेम हम इस तरीके से आगे कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी क्लास को। अगर आप में से किसी भी बच्चे को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो इन दिए गए नंबर्स पे वो कॉल कर सकता है। उसको सारी पीडीएफ और सारी जो भी इंक्वायरी है वो वहीं पर अवेलेबल करा दी जाएगी। तो आप लोग मतलब कोई भी डाउट हो कुछ भी, आप यहाँ पे सीधा नंबर पे कॉल कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि ट्रॉपिक्स करके एक एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी जो हमारी नौसेना है वो कराती है। इसका पहला सत्र जो इसका पहला एडिशन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, और क्वेश्चन जो है वो ईयर पूछ रहा है, क्योंकि ये होता कहाँ पे है। असल में ये अक्सर अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप या हमारी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर उसी के आसपास रहता है हमेशा। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहली बार कहाँ हुआ था मैं बता देती हूँ कि मैंने इस समय ये वाला क्वेश्चन क्यों पूछा है आपसे। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ट्रॉपिक्स की एक्सरसाइज जो है ना, ये अभ्यास अभी हुआ है, बड़े पैमाने पर किया है। साल में जो है ये हर 2 साल में एक बार होता है, ताकि हमारे जितने भी तीनों रक्षा की सेवाएं हैं, जो नौसेना, थल सेना और वायुसेना, इन तीनों का एक साथ सामंजस्य, इनका कोलैबोरेशन बढ़ाया जा सके, उसके लिए किया गया। ये उसकी पिक्चर है। आयोजित करने का पूरा जो जिम्मा है ना, वो किसके ऊपर सौंप दिया गया है, वो हमारी नेवी के ऊपर है। आयोजित पूरा नेवी करती है, लेकिन पार्टिसिपेट इसमें और भी आगे करते हैं। अकेली जो है नेवी पार्टिसिपेट नहीं करती, इसका योगदान ही इसी तरीके से है कि सभी लोग यहाँ पर आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज को कि क्या रहता है इसमें और कहाँ पे होती है। ये इतना याद रखना। और पहला संस्करण इसका 2019 में हुआ था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, कि कहाँ पे इसका पहला आयोजन कराया गया था। ठीक है भाई, सभी लोगों को यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, ये पूरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। वो है एक और अभ्यास। देखो, मैंने आपको बताया कि हमेशा मैं आपको डिफेंस के अभ्यास को हमेशा करवाती हूँ। जैसे पिछली बार की वीडियो जो उसमें एक्सरसाइज सूर्य के किरण को करवाया था, ऐसे हमेशा अभ्यासों के ऊपर तो मैं क्वेश्चन कराती रहूंगी। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र करके एक अभ्यास है, एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या है। ठीक है, कि ये तो मेरा सवाल सीधा है क्या। ठीक है, तो इसमें से आप ऑप्शन पढ़ लो, जो हिंदी इंग्लिश में जो भी बच्चे हैं उस हिसाब से देख लो, क्योंकि दोनों में ही आपको मैंने ये कर रखा है, इसमें लिखा हुआ है। तो ये एक तरीके की, पढ़ लीजिए, ये एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। पर क्वेश्चन उससे जुड़ा हुआ नहीं है, क्वेश्चन जुड़ा हुआ है दूसरे दूसरे टॉपिक से। क्योंकि इजिप्ट और इंडिया के बीच में भी एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है एक्सरसाइज साइक्लोन। ये भी आर्मी की एक्सरसाइज है, इसलिए मैंने आर्मी की ही एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा था। एक्सरसाइज साइक्लोन, साइक्लोन करके चक्रवात। ठीक है, लेकिन नाम इसका वही है, साइक्लोन ही रहेगा। हर साल होती है, किस किस के बीच में होती है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में। तो इजिप्ट बहुत ही मतलब एक शानदार कंट्री कह सकते हैं, काफी अच्छे से कंट्री अपनी तरीके से बनी हुई है। और ये कंट्री में राजस्थान के जो मिलिट्री हमारा एक महाजन फाइल्ड फायरिंग रेंजेस है, वहां पर ये पूरी एक्सरसाइज कराई गई है। और इसी के साथ साथ इसका मोटो भी याद रखना है, टुगेदर वी ट्रेन टुगेदर वी एक्सेल। एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं और एक ही साथ उत्कृष्ट होते हैं। और 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी। मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से है। ये पूरी मिलिट्री की है, इसलिए आपको यहाँ पर आर्मी का जो फायरिंग वगैरह वो सब देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूं इंडिया और इजिप्ट के रिश्तों के बारे में, तो ठीक है, रिश्ते खराब नहीं है। और इजिप्ट और हमारे इजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर थे, गामेल अब्दुल नसीर,
और हमारे जवाहरलाल नेहरू दोनों ने मिलकर के गुट निरपेक्ष दल जो था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसकी शुरुआत करी थी, अगर आपने पढ़ा हो नॉन अलाइनमेंट। तो इस तरीके से किया था। फिर धीरे धीरे करते करते ये चीजें और आगे बढ़ने लग गई, बहुत से लोग वहां पे विजिट करने लग गए। इवन हमारे रिपब्लिक डे की परेड में इजिप्ट के प्रेसिडेंट को भी इनवाइट किया जा चुका है। अभी क्या है, हम लोग उनके साथ काफी अच्छा ट्रेड करते हैं, जैसे हम यूएसए के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, हम इटली के साथ सब ट्रेड करते हैं ना, ऐसे ही उनके साथ भी काफी अच्छा हमारा ट्रेड के रिश्ते काफी ढंग के होने लग रहे हैं आज के टाइम पे। और ये रिश्ते ही हमारी तरीके की वो है ना, ये रिश्ते ही तो हमें बताते हैं कि हम वहां पे जाएं तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, क्या उसमें चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है ना। तो वो चीज है। बाकी इजिप्ट की गवर्नमेंट में एक इंडिया यूनिट करके भी है, वहां पे चलती है एक इंडिया यूनिट। G20 में भी गेस्ट के रूप में बुलाया गया था इजिप्ट को यहाँ पर, जबकि G20 में इजिप्ट एक मेंबर नहीं है, बट उनको बुलाया गया था यहाँ पर। ठीक है। और एक मैं आपको बात बता दूं, अगर आपको याद हो, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं अभी, नरेंद्र मोदी, उनको ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो इजिप्ट का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो भी मिल चुका है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ सब बातें क्योंकि इजिप्ट न्यूज में आ गया ना, क्योंकि इजिप्ट के साथ हमारी एक्सरसाइज, तो थोड़ा बहुत इजिप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही ऑर्डर ऑफ द नाइल वहां का सबसे बड़ा अवार्ड है, जैसे हमारे भारत में है ना भारत रत्न, ऐसे वहां का सबसे बड़ा अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द नाइल। साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हीलियोपोलिस वॉर मेमोरियल भी वहां पे बनाया था, उन इंडियन सोल्जर्स के लिए जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। ठीक है। तो इस तरीके से ये रिश्ते हैं हमारे उनके साथ। और डिफेंस के मामले में ये एक्सरसाइज अच्छी खासी रहती है। और अब बढ़ने की उम्मीद है, जीडीपी दोनों कंट्रीज का काफी अच्छा है। तो दोनों कंट्रीज अपनी जो भी ट्रेड के रिश्ते होते हैं उनको और बढ़ा के इम्प्रूव करने की कोशिश में लगी हुई है। ठीक है भाई। तो बढ़ते हैं अब इसके बाद हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, वो है आयुष मंत्रालय के ऊपर, क्योंकि जो हमारा टॉपिक मैं आपको कराऊंगी ना, वो आयुष मिनिस्ट्री का ही है। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि ये आयुष मिनिस्ट्री है क्या। आयुष की फुल फॉर्म है, आयुष जो मिनिस्ट्री है इसकी एक फुल फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है, जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन पे ध्यान देती है। ए का यहाँ पर क्या अर्थ है, आयुर्वेद। वाई का मतलब क्या है, योगा। यू का मतलब क्या है, यूनानी। और एस का मतलब है सिद्धा। और एच का मतलब है होम्योपैथी। ये 2014 में बनाई गई थी, इसको बने हुए भी 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। और ये मिनिस्ट्री पहले तो एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, मिनिस्ट्री नहीं थी, बाद में उसको प्रॉपरली एक मिनिस्ट्री बना दिया गया। और साथ ही साथ ये जो मिनिस्ट्री है, ये WHO के साथ मिल करके गुजरात के गांधीनगर में एक सबसे बड़ा ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर भी बना रही है। ठीक है। और क्या इन्होंने एक ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी बनाई है मिनिस्ट्री आयुष ने, बिल्कुल सही बात है। आयुष मिनिस्ट्री ने एक नॉलेज जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो भी यहाँ पर बनाई है। वैसे आयुष नाम से मुझे एक और चीज याद आती है, मेरा नाम भी आयुषी है ना, तो आयुष में आई जोड़ दो बस, तो आयुष और आयुषी बन जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, नेशनल आयुष मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था ताकि हेल्थ एजुकेशन प्रमोट हो, ये गलत है। नेशनल हेल्थ मिशन इस चीज के लिए नहीं स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये स्टार्ट किया गया ताकि फैसिलिटीज अपग्रेड की जा सके, एजुकेशन देने के लिए कुछ नहीं है इसके अंदर। तो एजुकेशन का जो है वो गलत लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली। अब हमें टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं वो देखिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम है शतावारी। शतावारी एक कैंपेन है जो कि हमारे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, और जिसका काम ये है कि शतावारी जो प्लांट है ना, उसके हेल्थ बेनिफिट्स लोगों को बताया जाए, स्पेशली महिलाओं के लिए। क्योंकि क्या है कि अगर हेल्थ बेटर होगी, ठीक है, तो वो प्लांट एक ऐसा है जो कि हमारे लिए काफी बेहतर है। और उससे बनी हुई दवाइयां, उससे बनी हुई चीजें जो है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए स्टार्ट किया गया शतावारी कैंपेन। ये आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाला है। शतावरी का मतलब होता है कि सबके लिए इस्तेमाल होने वाला। ठीक है। ये एक तरीके का ना, एक 1 से 2 मीटर का एक प्लांट सा है, 1 से 2 मीटर का हर्ब टाइप ही मान लो आप इसको एक। और ये मतलब बहुत इजीली आपको एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका की कंट्री में मिल जाएगा। कई बार इसको जो शतावरी प्लांट है, शतावरी, इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है। और ये महिलाओं के लिए जो हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है, उसके लिए बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आता है। इसलिए ये काफी ज्यादा जरूरी है। और इंडिया में ये आपको कहाँ मिलेगा, ये हब,
ये आपको अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल, झारखंड, केरल, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए ये पूरा कैंपेन चलाया गया। कुछ इस तरीके की इसकी पिक्चर्स आई थी, शतावरी कैंपेन। ठीक है, आप देख सकते हैं पिक्चर्स, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आईआर का। ये प्रीवियस ईयर यूपीएससी का क्वेश्चन है, क्योंकि टॉपिक इंडिया और यूएसए का है। आप सभी लोग जानते हैं कि यूएसए ने ये फैसला लिया जब से ट्रम्प आए हैं वहां पर, कि जितने भी इलीगल इंडियंस यूएसए में रह रहे हैं उनको वापस से देश अपने भेजा जाएगा, और वो देश में यहाँ पर आ भी चुके हैं। राइट, आपने सुना होगा। तो उसी लिए आईआर से जुड़ा हुआ मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर है। क्वेश्चन कहता है कि इंडिया इसमें से किन किन का सदस्य है। तो आप में से अगर जिस भी बच्चे ने आईआर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो वो उसको सॉल्व कर लेगा, क्योंकि मुश्किल नहीं। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं इसमें कि क्या है ये चीज, मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहला है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक, एशिया प्रशांत आर्थिक निगम। तो इसे हम एपेक पढ़ते हैं। एपेक जो है ना, ये पूरा, इसमें टोटल अभी 21 कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया नहीं है। ये भले ही एशिया पैसिफिक की है, पर इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, न्यूजीलैंड, मेक्सिको, चाइना भी नहीं है इसके अंदर, नहीं चाइना है, सॉरी चाइना है इसमें, हांगकांग भी है, इंडोनेशिया, जापान, मेक्सिको, सिंगापुर और थाईलैंड, वियतनाम, कोरिया, पेरू, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, परंतु इंडिया इसके अंदर नहीं। वहीं अगर मैं बात करूं आसियान की, आसियान सभी लोग जानते हैं ना, अच्छे से पढ़ा होगा सबने, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र। ये में भी इंडिया नहीं है, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो अपने इसमें, कि इसमें कौन शामिल है, क्या है इसके अंदर, कितने होते हैं, कैसे चलता है, वो आप पूरा इसको लिख लो। आसियान एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही इसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन हमारे एग्जाम्स में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है ये। ठीक है, तो आसियान करके एक हमारी पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें साउथ ईस्ट कंट्रीज आती हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट कंट्रीज का मतलब होता है जिसमें हम नहीं है, हम साउथ ईस्ट में आते ही नहीं है। समझ रहे हो ना, साउथ ईस्ट का तो हम पार्ट ही नहीं है। तो आसियान में साउथ ईस्ट की सारी आती है। अब हम इंडिया के साउथ ईस्ट का देख लो आप, कौन कौन सी कंट्रीज है, बस वही आपको बताना है, इसके अंदर अंदाजा लगाना है कि कौन कौन है। इंडिया के साउथ ईस्ट में कौन कौन है? वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, ब्रुनई, ब्रुनई दारूसालम भी कहते हैं इसको कई बार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर। ठीक है, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही। टोटल इसमें आपको 10 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। इसमें आप देख सकते हो इंडिया का नाम कहीं पर भी नहीं है। इसमें एक खास बात यह है कि आसियान में ना एक ग्रुपिंग बना दी गई है। एक आसियान है +3, और एक आसियान है +6। हम +6 का पार्टिसिपेट है, हम +6 में आते हैं। ठीक है, तो एक +3 है और एक +6 है। ठीक है, तो मैं आपको पहले 3 भी बता देती हूँ, मैं आपको +6 भी बता देती हूँ कि कौन है, तो आप इसको क्लियर रखना कि ये ऐसे +3 और +6 करके है, भले आसियान का पार्ट नहीं है। इसमें आप आसियान +3 क्या, आसियान की 10 कंट्रीज प्लस चाइना, जापान और साउथ कोरिया। वही अगर मैं बात करूं +6 में, तो +6 में इसमें कौन सी आ गई? आसियान +3 वाली कंट्रीज, और उसमें और प्लस कर दो तो 6 हो जाएंगे ना टोटल। तो कौन प्लस कर दो? एक तो हमारा इंडिया, एक इसमें आप जोड़ दो ऑस्ट्रेलिया, एक इसमें आप जोड़ दो न्यूजीलैंड। तो इस तरीके से ये है आसियान का सिस्टम, तो इसको आप लिख लीजिए जरा। तो टोटल +6 में आपकी 16 कंट्रीज आ जाएंगी, लेकिन आसियान का हिस्सा फिर भी नहीं है। इसको +3 और +6 करके बोला जाता है, इसको इस तरीके से नहीं जोड़ा जाता है।
ठीक है भाई, यहाँ तक तो क्लियर हो गई सभी लोगों को चीजें, तो फिर आपको समझ में आ गई ये बात तो, कि हम इसका भी मेंबर नहीं है, हम इसका भी नहीं है। अब हम बढ़ते हैं ईस्ट एशिया समिट की तरफ। अब ये ईस्ट एशिया समिट में कितनी कंट्रीज आती हैं, या अ, इसमें कौन कौन से शामिल है, क्या इसमें इंडिया शामिल है, क्या इसमें नहीं है, तो वो चीजें पूछी जाती हैं। तो ईस्ट एशिया समिट में हमारे प्रधानमंत्री भी इसको अटेंड करने गए हुए थे। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा लाओस में हुआ था, तो वहां पर भी गए थे। और इसमें आती है टोटल 18 कंट्रीज। ईस्ट एशिया समिट में है 18। इसमें कौन सी है, एक तो ASEAN+6 वाली सारी, प्लस इसमें जोड़ दो दो और। जो आपने ASEAN+6 देखी वो तो है ही ना, एक जोड़ दो USA, एक जोड़ दो रशिया, कितनी हो गई, 18 ना। तो बस इसमें तो इंडिया है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 ओनली। समझे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था ये वाला। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो मैं चाहती थी कि मैं आपको कराऊं, और आईआर से जुड़ा हुआ, आईआर काफी न्यूज में चल रहा है। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं, इंडिया और यूएसए के रिश्ते अभी किस प्रकार से बट रहे हैं, और अभी क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो इंडिया और यूएसए में अभी आपको हाल फिलहाल में पता है कि क्या चल रहा है। ठीक है, इवन हमारे प्रधानमंत्री भी यूएस के प्रेसिडेंट को वॉशिंगटन में मिलने गए हैं, और वहां जाके उन्होंने डिफेंस के ऊपर बोला है कि हम और आने वाले 10 सालों के लिए चीजें करेंगे। और जो हमारी मिसाइल्स हैं, स्ट्राइकर इन्फैंट्री कॉम्बैट है, P-8 पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। और उन्होंने बोला कि जो हमारी एक्सरसाइजेज होती है एक दूसरे के साथ, जो अभ्यास करते हैं हम लोग, जो जैसे मैंने आपको बोल्ड कुरुक्षेत्र कराया, एक्सरसाइज साइक्लोन कराया, ऐसे हमारे एक एक्सरसाइज होते हैं उनके साथ, टाइगर ट्रायम्फ, वो भी हम एक दूसरे के साथ करेंगे। इवन जो अभी यहाँ पर गए हैं उन्होंने ये भी बोला है कि हम लोग मिशन 500 करने वाले हैं। मतलब आगे आने वाले सालों में 2030 तक हम लोग एक दूसरे के साथ $500 बिलियन का ट्रेड करेंगे, ये भी बोला। तो रिश्ते तो सुधारने के लिए गए हैं। इवन ये भी इन्होंने बोला कि भाई हमारी जो सैटेलाइट चल रही है निसार, वो सैटेलाइट पे ध्यान देंगे। तो चीजें काफी सारी हो रही हैं। तो ये है इनकी ऑफिशियल मीटिंग जो अभी हुई। ठीक है, अब हम आते हैं कि भाई अभी जो डिपोर्ट कराया है, ठीक है, ये जो हमारे अमृतसर में फ्लाइट अभी लैंड हुई है, ठीक है, ये अभी मैं रिकॉर्ड जो कर रही हूँ उसके हिसाब से तीसरा बैच भी आ चुका है यहाँ पर। तो काफी यहाँ पर फ्लाइट्स वगैरह जो है वो आ रही हैं। बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन इमिग्रेंट्स का ऐसा भी कहना है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, मतलब हम लोगों को हाथ पैर बांध के लेकर के आया गया। तो काफी सारी चीजें इसके ऊपर भी चल रही है। तो अब हम पहले यही देख रहे हैं कि जो डिपोर्ट कराया गया है वो क्या क्या चीजें यहाँ पर। ठीक है, एक कंट्री आती है कोस्टा रिका, उसने ये तक बोल दिया है कि जो माइग्रेंट्स यूएस से डिपोर्ट करा रहा है वापस इंडिया में, उसको उनको हम लेने को तैयार है, ऐसा भी वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हमें देखने को मिली है। 16,000 इंडियंस है जिनको डिपोर्ट करने की बात की गई है। और मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि यूएसए ऐसा कह रहा है कि 18,000 इंडियंस ऐसे हैं जो कि इलीगल तरीके से भारत से जो है वो यहाँ पे घुसे हैं। मतलब उन्हें डंकी रूट कहते हैं। आपने मूवी देखी है, शाहरुख खान की एक डंकी भी आई थी जिसमें उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आप देखो यहाँ पे देखो 2022 में यूरोप ने भी बोला है कि 1.3 लाख इलीगल जो है भारतीय वहां पे हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, सर्बिया ने जब वीजा फ्री कर दिया था तो इसकी वजह से वहां पे गए। यहाँ पे आप देख सकते हो, इटली, फ्रांस, हंगरी से डंकी रूट करके कहा जाता है। इलीगल तरीके से आप जा रहे हो, पेड़ों को और पहाड़ों को कूद के फांदते हुए जा रहे हो, तो इस तरीके से है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके पीछे भी बहुत सारी बातें, अनडॉक्यूमेंट है, इनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उन लोगों का, अनऑथराइज्ड है। यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि भाई जो पूरी यूएसए की पॉपुलेशन है उसका 3% इंडियंस रहते हैं, जो कि इलीगल है। ठीक है, इलीगल यहाँ पर है, ये बात मैं बता दूं आपको। 3% वो वाली पॉपुलेशन नहीं, ये इलीगल है। यूएसए का दो मेन बॉर्डर लगता है ना। एक तो कनाडा से लगता है, एक मेक्सिको से लगता है। तो मेक्सिको का जो बॉर्डर है ना, वहां से सबसे ज्यादा यूएसए मेक्सिको का जो बॉर्डर शेयर होता है ना, वहां से सबसे ज्यादा लोग जो है वहां पे गए हैं। ठीक है, और वहां से कनाडा से तो कम देखने को मिले हैं, लेकिन उस तरफ से बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। और ऐसा बोल रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इंडियंस आए हैं, बहुत से और कंट्रीज के भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और सबसे ज्यादा रहते हैं जो इलीगल हैं, वहां पे रहते हैं कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वहां पे रहते हैं, ओहायो। ठीक है, ये कुछ जगह है जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और
इस तरीके से मतलब बहुत सी चीजें वहां पे चेंजेस हुई हैं, तो ये एक डेटा है जो आप लोगों को याद रखना है। और ये भी पूछा जा सकता है मतलब, ठीक है। अब हमारे जो लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमने अपने घर और जमीनें बेच करके वहां जाके जो है हमने अपने आप को बसाया है, और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। इंडिया आएंगे तो जमीनें नहीं है हमारे पास, और हमें वहां से तो निकाल दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है। बहुत से लोगों की इसमें इंटरव्यूज वगैरह आए हैं, और ऐसा उन्होंने बोला कि हमें तो ऐसे बंदी बना के लेके आया जा रहा है, हमारे हाथ और पैरों में हथकड़ियां बना दी जा रही हैं। हम लोग यहाँ पर इस तरीके से इतना परेशान होके आए हैं। ठीक है, बस विमेन और चिल्ड्रन को छोड़ के सभी जो भी मेन मेल है वहां पे सबको इस तरीके से किया गया है। उसमें आपको काफी सारे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, यूपी, गोवा, महाराष्ट्र के लोग जो है वो देखने को मिलेंगे इसमें। तो इस तरीके की ये पूरी स्टोरीज जो है वो काफी ज्यादा अभी न्यूज में चल रही थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, ये आप जरूर याद रखिएगा पूरा। नेक्स्ट है यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो एक सतर्कता आयोग है ये कब किसके कहने पे बनाया गया था। ये संथानम कमेटी के कहने पे 1964 में बनाया गया था। क्वेश्चन इसलिए मैंने ये वाला पूछा क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जिसका नाम नाम है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। ठीक है, अब ये आप लोगों ने लक्ष्मीकांत अगर पढ़ी है, आप लोग पढ़ते होंगे उसको, तो वहां पर इसके बारे में नहीं दिया गया है ना। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट बॉडी नहीं है। ये हमारे देश में बनाई गई है कर्मचारी मतलब सफाई कर्मचारियों के लिए, ताकि भारत के अंदर साफ सफाई को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसका पहली बार गठन किया गया था, यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है इधर, 2004 में। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंडर काम करती है। ठीक है, तो एक ये बना दिया गया था। ये एक वैधानिक निकाय है, हमारी सरकार ने मतलब पार्लियामेंट ने इसके ऊपर जो है जारी करके इसको पारित किया ताकि स्वच्छता और मैला ढोने वाले जो है उन पे रोक लगाई जा सके, कि हाथ से मैला नहीं ढोना है, उन चीजों पे रोक लगाई जा सके। तो उस तरीके से काम करने के लिए इसको बनाया गया है, ऑर्गेनाइजेशन है पूरी। 12 अगस्त 1994 को बनी थी, 3 साल के लिए इसको पहले बनाया गया था। अब इसको क्या कर दिया गया है, इसको 31 मार्च 2028 तक परमानेंट बना दिया गया, और ये बोला है कि इसको 51 करोड़ रुपए का वित्तीय जो है वो भी खर्चा यहाँ पे दिया जाएगा, ताकि ये साफ सफाई और इन सब चीजों पे ध्यान दिया जा सके, सफाई कर्मचारियों के लिए काम कर सके। तो उसके लिए ये जो काम है ना, वो मैं तो आपको बता रही हूँ कि ये चीज इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। समझे भाई यहाँ तक? तो इस तरीके से सफाई कर्मचारी और जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वेल आप पढ़ सकते हो, इसके अंदर एक हमारे केंद्रीय मंत्री रहते हैं, सेक्रेटरी रहते हैं, विमेन महिला का भी होना जरूरी है, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के एक पर्सन रहते हैं सारा काम संभालने के लिए, ताकि जो भी साफ सफाई के काम है उसमें किसी भी कभी भी किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो, और बहुत सही तरीके से सब लोग यहाँ पर काम को कर सके। साफ सफाई पे ध्यान देने के लिए इस पूरे को बनाया गया है। समझ गए भाई यहाँ तक सभी लोग? तो क्वेश्चन जो है ना वो इसी टाइप से ऐसे ही पूछे जाते हैं, कब कहाँ क्या क्या चीज बनाई गई है, क्या इसका मतलब, ये क्या है, ये वैधानिक है, गैर वैधानिक है, किस प्रकार का निकाय है। तो उस प्रकार से ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को भी ऐसे ही इसको लर्न करते हुए चलना है। यह है इसका इस तरीके का एक लोगो है। अगला बहुत मजेदार एरो इंडिया इवेंट्स आपने देखा होगा 2025 का, कहाँ पे हुआ यार? ये तो सबको ही आता होगा, तो मुझे क्या ही बताना। बेंगलुरु में हुआ है ना भाई? कुछ इस तरीके का, बहुत खूबसूरत था। मैं तो नहीं जा पाई यहाँ देखने के लिए, अगर आप में से कोई गया हो तो बताना, या आपके कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार यहाँ पे। बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो है ये इसको बनाया गया था। हमारा एक रेलवे सॉरी एक एयरफोर्स स्टेशन है। 10 फरवरी से 14 फरवरी तक लगा है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है। 1 अरब अफसरों का रनवे करके इसका बनाया गया है, जो कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री यहाँ पर पूरा देखती है, जिसमें हमारे जितने भी ये हमारे है ना मतलब इसमें एक्सपर्ट्स जो होते हैं इसमें जुड़े हुए, वो सब यहाँ पे आते हैं, एयरक्राफ्ट दिखाए जाते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से एयरक्राफ्ट अपना डिस्प्ले करते हैं। 7 लाख से ज्यादा लोगों ने अटेंड किया ये, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुआ था। येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में इस पूरे को कंडक्ट किया गया है। ठीक है भाई, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। ये इंपॉर्टेंट है, किसने ऑर्गेनाइज किया है, कहाँ पर किया गया है, ये पूछा जाता है, मतलब इतना ही याद रखना है आपको। वर्ल्ड से आते हैं यहाँ पे लोग। कुछ इस तरीके की आप देख सकते हो पिक्चर्स, पूरे हमारे डिस्प्ले किए जाते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये रिलीज कौन करता है? क्योंकि अभी रिलीज हुआ है, इसलिए ये वाला मैं जो है वो क्वेश्चन पूछ रही हूँ।
क्योंकि अभी रिलीज हुआ है। तो क्वेश्चन ये आता है भाई कि कौन रिलीज करता है, इसमें इंडिया की रैंक पहले से इंप्रूव हुई है, घटी है, बढ़ी है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो भाई करप्शन के ऊपर देखती है, सीधी सी बात है, करप्शन के ऊपर काम देखती है। रिलीज कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद में रखना है। और इंडिया की जो रैंक है ये 2024 की निकाली गई है, और इंडिया की रैंक उसमें 96 आई है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में करप्शन देखने के लिए सबसे बड़ा रैंक रहता है। 1995 से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काम कर रही है। अगर आपका स्कोर 0 है तो मतलब आप बहुत बुरे करप्टेड में हो। आपका स्कोर जितना ज्यादा आगे बढ़ता जाएगा मतलब आप साफ सुथरे कंट्री बढ़ते जा रहे हो। इंडिया का जो स्कोर है वो 93 है। रैंक 93 थी पिछली बार, और जो स्कोर था वो 39 था। ठीक है, स्कोर और कम होता जा रहा है। ठीक है भाई, इस तरीके से ये एक पूरा एक रैंक वगैरह और डेटा पूरा निकाला गया, जिसमें डेनमार्क टॉप पे है, जिसमें सबसे ज्यादा क्लीन है, फिर फिनलैंड है, और फिर सिंगापुर है। ठीक है, इंडिया का स्कोर इस बार 38 है। 39 पिछली बार था, इस बार 38 है, तो कोई खास अच्छा स्कोर नहीं है। बाकी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इसके हेडक्वार्टर्स आपको बर्लिन में देखने को मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे भाई? बर्लिन में। तो एक एंटी करप्शन के रूप में ये काम करती है कि करप्शन जो है उसको देखा तो जाए कितना है भाई यहाँ पर। हर कंट्री का अपना अपना करप्शन का इंडेक्स है, तरीके हैं सबके, तो उसी को चेक करने के लिए ही इसको बनाया गया है। और ये रैंक करके हमको बताती है कि कितना, कहाँ पर, किस प्रकार से करप्शन देखा जा रहा है। तो ये पूरा टॉपिक न्यूज में था, इसलिए मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा। इसको जरूर और अच्छे से लर्न कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा जो करप्शन कम है वो कहाँ पर है? डेनमार्क। डेनमार्क कंट्री इस तरफ पड़ती है, आप देख सकते हो, इस तरफ पड़ती है वो कंट्री। फिनलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड, नॉर्वे। आप देख रहे हो सारी कंट्रीज जो है ना, ये देख रहे हो जो आप सामने, इसको जूम करके आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो यूट्यूब पे। जितनी भी ये कंट्रीज आप देख रहे हो ना, ये सारी की सारी कंट्रीज हैं एकदम यूरोप की, है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा साफ देखा गया है। बाकी सबसे ज्यादा करप्शन साउथ सूडान में, सोमालिया, सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, यमन। ठीक है, ज्यादातर आपको अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिलेगा, ज्यादातर। ठीक है, बाकी यूएसए का आप देख सकते हो, कलर जो है वो 75 पे जा रहा है, 65 से 75 अच्छा स्कोर है। ठीक है, इंडिया का आप स्कोर देख सकते हो 35 से 50 के बीच में जा रहा है, कलर आप मैच कर लो ना। चाइना है, इंडिया है। ठीक है, और पाकिस्तान का आप देख सकते हो वो मोर करप्ट की कैटेगरी में आ रही है ना, कलर के हिसाब से। आप रशिया का देखो, वो भी मोर करप्ट की कैटेगरी में। जहाँ सबसे ज्यादा डार्क आपको कलर देखने को मिल रहा है वो सबसे ज्यादा करप्ट है, जैसे ये कंट्रीज है ना। आप जो कलर कलर के हिसाब से आप अंदाजा लगा लो। ऑस्ट्रेलिया को आप देखो, न्यूजीलैंड को देखो, तो ठीक ठाक है। न्यूजीलैंड जो है वो देखो बिल्कुल अलग कलर में मिल रही है। अब ये नहीं है न्यूजीलैंड, ये जो ये छोटी सी देख रहे हो ना, ये न्यूजीलैंड नहीं है, ये तास्मानिया है। कंफ्यूज मत हो ना कहीं आप समझो कि यही न्यूजीलैंड है, नहीं ऐसा नहीं है। बाकी जब छोटे मोटे देख रहे हो ना और आसपास, ये आइलैंड्स है सारे। ठीक है, छोटे मोटे जो आप डॉट डॉट्स देख रहे हो वो आइलैंड्स बने हुए हैं, जैसे ये पूरा सेंट्रल अमेरिका का इधर हो गया, इधर पैसिफिक ओशन में हो गया, ये आपके मॉरिशस हो गए, मॉलडीव्स हो गए, ये मेडागास्कर है ये वाला। तो मैपिंग में आप जब पढ़ोगे ना ये चीजें, तो वहां पर आपको ये देखने को मिलती है सारी। तो इस तरीके से आपको ये भी याद करना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको पता होगा मणिपुर में बहुत बुरी सिचुएशन हो रही थी, और मणिपुर में इवन जो सीएम है वहां के, उन्होंने रिजाइन कर दिया, जिसके कारण मणिपुर में क्या लगाना पड़ गया? प्रेसिडेंट्स रूल लगाना पड़ गया। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है प्रेसिडेंट रूल के ऊपर। ठीक है ना, बन सकता है ना क्वेश्चन। तो प्रेसिडेंट रूल के बारे में आर्टिकल 356 और 365 में लिखा है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बिल्कुल इन्हीं दोनों आर्टिकल्स में लिखा है कि प्रेसिडेंट रूल कभी भी लगता है तो हाँ जी, तो देखेंगे इसके अंदर आर्टिकल 356 और 365 जो है उसमें प्रेसिडेंट रूल के बारे में है। सॉरी, यहाँ पे गलत लिख दिया, ये वाला भी गलत लिखा हुआ है। 356 में जो है वो 355 और 356 में लिखा हुआ है। बाकी इसमें लिख रहा है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते अगर मान लो किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन, तो क्या उसमें न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती? बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल, ये लाइन यहाँ पे गलत है। बिल्कुल न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, और भारत के अंदर केवल इकलौती दो ही ऐसी स्टेट्स है जहां पर आज तक भी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। मणिपुर सबसे ज्यादा ऐसी स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा बार यहाँ पे क्या लगा है?
हमारा प्रेसिडेंट रूल लगा है। कौन सी स्टेट है? मणिपुर। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, नीदर इसका आंसर हो जाएगा। कभी भी अगर ये लगता है यहाँ पर, ये तो वहां का जो गवर्नर होगा, राज्यपाल है, उसके ऊपर सारी जो है पावर आ जाती है, वो सारी चीजों को देखता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये पिक्चर यहाँ पर पूरा रीड भी कर सकते हो। यहाँ पर आर्टिकल 355 और 356 में इसके बारे में लिखा हुआ है। कभी भी ये लग जाता है तो वहां पर इलेक्शंस पोस्टपोन करा दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि वॉर आया, पेंडेमिक हो रहा है, ये नहीं है ना, कोई भी वहां पर सीएम नहीं है। अगर आपको पता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने का मतलब कि वहां कोई सीएम होना चाहिए, और वहां कोई सीएम ही नहीं है। सीएम नहीं है तो वहां पे किसके हाथ में चली जाएगी पावर? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बिहाफ पर वहां पे गवर्नर रूल कर रहा है, ठीक है। ऐसा रहता है पूरा, और ये गवर्नर की रिपोर्ट के हिसाब से ही सारी चीजें चलती हैं एक स्टेट में लगने का। अगर वही आप बात करो किसी यूटी में लग गया, जैसे जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, पुडुचेरी में, तो भी चीजें ऐसी होती है, वहां एलजी देखेगा सारी चीजों को, ठीक है। तो एलजी की रिपोर्ट के हिसाब से चलेगा वहां पर। पुडुचेरी में भी एलजी है, दिल्ली में भी एलजी है, जम्मू कश्मीर में भी एलजी है, तो वहां पे ये चीजें होंगी। तो ऐसे खूब बार हो चुका है। सबसे पहली बार अगर पूछता है कि भाई कहाँ लगा था, तो वो लगा था पंजाब के अंदर। सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी पंजाब में आजादी के बाद, तो वहां सबसे पहली बार हुआ। समझे भाई? तो इस तरीके से ये आपको सारी चीजों को लर्न करते हुए चलना है। ये थे हमारे इस बार के सारे करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा, आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। और प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्योंकि क्या है ना, मोटिवेशन हमारे लिए तो वही है ना। हाँ, मैं भी आपके हमेशा कमेंट्स देखती हूँ। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको समझ में आया है, नहीं आया। बस इतना ही होता है कि मैम समझ में आ गया, अच्छा था, या इसमें आप ये इम्प्रूवमेंट कर लो, ऐसे। मतलब एक वही अच्छा लगता है, तो वो करिएगा जरूर। बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी हमारे फरवरी के 3rd वीक में। इसके आगे की चीजों को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। ऐसे ही अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।